अभी शहबाज शरीफ ने क्या बात कह दी कि फजर की नमाज के बाद हमारा अटैक करने का प्रोग्राम था, लेकिन ये बेवकूफ इंसान ऐसे निकले, इन्होंने पहले अटैक कर दिया। तो और अटैक भी ऐसा किया कि हमारा खुद का अटैक भूल गया। उसके बाद दे कुड नॉट। उसके बाद जो स्टोरीज आप वो सुना रहे हैं जी, उन लोगों ने घुटनों पे झुक के सीज फायर की डिमांड की और मांग की और ऐसा किया, जबकि फजर की नमाज के वक्त में उन लोगों का जितने नैरेटिव्स झूठ के बोले जा रहे हैं, बट वी आर यूज्ड टू इट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। टेलिंग यू ऑनेस्टली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन। हम आपके साथ रेस में है ही नहीं। आपको ही लगता है कि हम आप हमारे साथ रेस में, वी आर नॉट इन रेस। हमारे को कोई कंपटीशन नहीं है दोस्त आपके साथ। वी विश यू वेरी वेल, भगवान करे आपका अच्छा हो, भला हो, अच्छे से खाओ पियो। अभी जो मोदी जी ने कहा उसको भी थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया है। आप लोग अच्छे से खाओ पियो। आप लोग मेडिसिन, आपकी आज की डेट में भी काफी हद तक पाकिस्तान की मेडिसिन इंडिया से जाती थी, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक, जो आपको वया दुबई लेना है तो आप वया दुबई ले लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो ये अननेसेसरी कंपटीशन आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, हमारे लिए नहीं क्रिएट कर रहे, अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, जिस तरह का प्रेशर आप लोग अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, तो ये जो है ना, ये आपके लिए खराब है। हमारे लिए तो जो है सो है, लेकिन आपके लिए बहुत खराब है, एंड इट इज कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ लॉस। दूसरा एक पॉइंट जो मेरे मगज में था, जो मैं आपसे जिक्र करना चाहता था, शकील साहब, अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके बात हो रही है, मैं 2-3 चीजें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ठीक है, रेटोरिक है जी, हम पानी बंद कर देंगे, आपने कह दिया जी आपने पानी रोका तो हम खत्म कर देंगे, ऐसा है वैसा। बोथ साइड रेटोरिक। रीजन बीइंग, India does not have the capacity at this point in time to stop the water of Jhelum or Chenab. आई एम श्योर, शायद आपको आइडिया होगा, 2022 से हम इंडिया ने खतो खिताबत की है, एंड इंडिया हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई। उसकी मैं आपको वजह एक और बताता हूं, क्यों इंडिया चाहता है। आज की डेट में हमें कुछ भी कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, पाकिस्तान को एक ही काम करना है, एक एप्लीकेशन लगा दी है जी, ऑब्जेक्शन। तो जैसे मुकदमे हमारे अदालतों में चलते हैं ना, आपने तारीख पे तारीख ले ली, देयर आर सम प्रोजेक्ट्स जो कि 20-20 साल डिले हो गए। देखो शकील साहब, एक चीज है कि आपके पास 79% पानी इंडस वाटर, इंडस बेसिन का जो है आपको दिया गया 1960 में। जी 79%, 21% इंडिया के लिए था और 79% जो था वो पाकिस्तान के लिए था। पाकिस्तान आज की डेट में कितना यूज कर रहा है उसका, आपको आइडिया है? कुछ आधा शुमार है आपके पास? लेस देन 10%। नॉट अ वेरी हाई परसेंटेज। यस, लेस देन 10% पानी आप अपना या तो स्टोर कर रहे हैं या तो यूज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चिट्ठी भेजी कि भाई पानी समुद्र में जा रहा है, वाटर इज गेटिंग वेस्ट, द प्रेशियस रिसोर्स, लेट अस रीडिस्कस। क्यों रीडिस्कस करना है वो मैं आपको बताता हूं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, 1960 से आज की डेट तक टेक्नोलॉजी में जबरदस्त चेंजेस आ गई, एनवायरमेंट में चेंजेस आ गई। तो हमें जो भी स्टेप लेना है, वी नीड टू relook at the terms and conditions. There has been no reply from Pakistan since May 2022. लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो मई 2022 में हुई थी। एज पर समझ लीजिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, इसमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने का भी प्रोविजन था। तो जो लास्ट ये किया गया था उसका नाम था मिशेल लिनो। मिशेल लिनो जनवरी 2025 में शायद या 24 में उसने अपनी रिपोर्ट भेजी कि जो ये पॉइंट्स हैं, आई एम कॉम्पिटेंट टू डिस्कस। देयर वर 7 टेक्निकल पॉइंट्स, आई एम कॉम्पिटेंट टू डिस्कस दिस।
but since 23 there is no response from Pakistan. अभी होता ये है शकील साहब, your denial is detrimental to my health. आपने मना किया, आपने डिले किया. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई वाज रीडिंग अबाउट. तुलबुल प्रोजेक्ट है 1984 में, ये कश्मीर में है. वुलर लेक पे बराज बनाना है. 1984 में कंसीव किया गया. आज अब कितने साल हो गए साहब? 14 और 39 ईयर्स जी, 35 ईयर्स. 35 ईयर्स से उसका कॉस्ट एस्केलेशन कितना होगा? इसका कॉस्ट एस्केलेशन कितना होगा? पानी आपके काम नहीं आ रहा, पानी हमारे काम नहीं आ रहा. एक बराज बनाने की बात हुई थी वुलर पे. ऐसे ही देयर आर चिनाब वैली में, जो चिनाब रिवर है ना साहब, इतना ज्यादा पोटेंशियल है पानी का. मैंने वो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ना, आपको वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है, मैंने आपको व्हाट्सएप की है. जी जी. इट इज published in Pakistan's most favorite newspaper, The Hindu. Okay. ज्यादा जल्दी हजम हो जाएगी आपके लोगों को. जी जी जी. मैंने आपको आज सुबह ही उसका वो भेजा है. ठीक. चिनाब जो बेसिन है ना वहां पे J&K में, जी मुझे मौका मिला क्योंकि मेरे पिताजी जो थे, लास्ट पार्ट ऑफ हिज टेन्योर वर्किंग, he was working for a company called NHPC, National Hydroelectric Power Corporation. So he was associated with several projects. एक प्रोजेक्ट जो बना वो सलाल प्रोजेक्ट, जिसका नाम है, आपने नाम सुना होगा, रिसेंटली वाज इन न्यूज. उसके बाद एक डुलस्ती प्रोजेक्ट बना, एक बगलियार प्रोजेक्ट बना. ये सब चिनाब पे ही है. ठीक है. आपको जान के, मैंने जो मेरी खुद की आंखों से देखा जी, आज जी पाकिस्तानी एक्सपर्ट आ रहे हैं, तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को एयरपोर्ट से लेके आओ जी. जो गाड़ियां थी उनमें वो पर्दे गिराए होते थे ताकि वो बाहर का कुछ न देख सकें, एज इफ उनके देखने से कुछ हो जाता. लेकिन ऐसा ही था, दिस वाज द माहौल ही ऐसा था. पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन क्या था इसमें? डिले. एक और स्टे ले लिया जी मैंने. आज मैंने एक और स्टे ले लिया जी. रिजल्ट वाज कि कॉस्ट एस्केलेशन. संजीव जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ. प्रोफेसर मुक्तदर खान है, अमेरिका में पढ़ाते हैं वो, और वो हैदराबाद से ही आते हैं जहां पे आप इस वक्त मौजूद हैं. हाँ जी, मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ जी. उनका भी ये पॉइंट था, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तान ने कभी इंडिया के साथ ये कोशिश नहीं की कि हम कोई विन विन किस्म का सोल्यूशन ढूंढें, कि आप मसलन यहां से बिजली बना रहे हैं तो हमें सस्ती बिजली दे दें, हमें कोई और फैसिलिटी दे दें. तो उस तरह की जो है ना सोच पाकिस्तान में नहीं रही अनफॉर्चुनेटली. तो हमारी सोच यही रही कि अगर आपका फायदा हो रहा है ना, तो उसमें यकीनन हमारा नुकसान होगा. देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने खुद मेरी आंखों से देखे हैं प्रोजेक्ट, सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डुलसी प्रोजेक्ट, बगलियार प्रोजेक्ट, ये मैंने मेरी आंखों से देखे हैं सर जी. 800-900 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक जगह प्रोजेक्ट से जनरेट हो रही है. अभी एक और प्रोजेक्ट परवान चढ़ रहा है, उसको सावलाकोट प्रोजेक्ट कह रहे हैं. 1856 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. 1856 megawatts of power will be generated. पकलडूल, कीरू, क्वार, कीर्थल, ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन द एनविल हैं. ओनली दीज आर गेटिंग डिलेड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान. और पाकिस्तान का भी, अच्छा इससे पहले का मुझे याद करूं, एक बड़ा फेवरेट आपके यहाँ पे एक नीलम नदी आपके यहाँ, जिसको हम लोग उसको कृष्ण गंगा कहते हैं, आपके यहाँ नीलम कहते हैं. वो हमारे लिए बहुत सेक्रेड नदी है. तो वो है ना, समझ लो, उसमें भी एज यूजुअल ऑब्जेक्शन में लॉर्ड कर दिया पाकिस्तान ने. ऑब्जेक्शन में लॉर्ड. अब ये जो ऑब्जेक्शन लगती हैं, फिर उसको रिजॉल्व करने में काफी वक्त लगता है. 2018 में किशन गंगा प्रोजेक्ट पे जो
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था, उन्होंने पाकिस्तान के सभी क्लेम जो थे रिजेक्ट कर दिए। पाकिस्तान क्या कह रहा था, जी आप किशनगंगा पे प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? इससे हमारे पानी पे फर्क पड़ेगा। भाई क्या फर्क पड़ेगा? हम लोग पानी को यूज करके पानी कहाँ डाल रहे हैं? पानी आपको वापस जा रहा है ना। जीव जी, सिंधी ने किसी ने कहा था कि ये पंजाबी जो है ना बड़े चालाक हैं, ये जो ना बिजली निकाल लेते, ये पानी पानी की जो ताकत है ना वो वो बिजली निकाल निकाल लेते लेते। हैं और फोका पानी हमें देते हैं। जैसे दूध में से अगर आप मक्खन निकाल लें तो वो दूध की ताकत कम हो जाती है। यही काम आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेशन का कोर्ट था, उन्होंने फाइनली 2018 में उनको कहा कि भागो यहाँ से यार, एंड दैट किशनगंगा प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड। ऐसा लगभग हर प्रोजेक्ट में हो रहा है। ऐसा लगभग, मैं आपको एग्जांपल दिया ना, तुलबुल प्रोजेक्ट है, बुलर पे एक बराज बनने का है। बुलर जो है, बुलर एक बड़ा टिपिकल सा एक बहुत बड़ा लेक है, बहुत बड़ा लेक है। झेलम नदी उसके अंदर से गुजरती है। झेलम आती तो पीर पंचाल के पास से है, वहां से पूरी वैली को क्रॉस करती वो, इट एंटर्स वुलर, और वहां से निकल के फिर वो इट गोज टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो उसमें बराज बनाने की बात थी कि जिससे झेलम की वाटर लेवल इन द लीन मंथ्स वो रेस्पेक्ट हो सके। और भी कुछ देयर आर सर्टेन अदर ट्रिब्यूटरीज, उनका पानी भी आएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि झेलम की वाटर लेवल रेस्ट जो विंटर में खत्म हो जाती है वो रेस्टोर होगी। नहीं मंजूर, नहीं साहब, नहीं करना है। आपका भला हो रहा है तो इसलिए मुझे तो उसमें टांग अड़ानी अड़ानी। दिस इज व्हाट हैज इरिटेटेड इंडिया, कि हर एक प्रोजेक्ट में आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, और जब ऑब्जेक्शन बाद में ऑब्जेक्शन को ओवररूल करने में 5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। तो फॉर अस दैट डिनायल जो है वो दैट बिकम्स कॉस्टली। आपका जो डिले है वो हमारे को मंजूर नहीं है। आज की डेट में चिनाब पे कितने ही प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं। एक राटले प्रोजेक्ट करके है, 1200 मेगावाट बिजली का। तो मैंने आपको सावलाकोट का बताया, 1850 मेगावाट बिजली का है। चिनाब बेसिक, मैं तो एक रिवर की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें अभी एक चीज ऐसी होनी है, इंडिया हैज acquired expertise in tunneling and linking of rivers. आपको ख्याल होगा 2 और रिवर्स थे जिसको बोलते थे ब्यास एंड सतलुज। ब्यास एंड सतलुज ये इंडिया के हिस्से में आए थे, ये ईस्टर्न रिवर्स थे, ये इंडिया के हिस्से में आए थे। तो हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास देयर इज ए एरिया, उसको कहते हैं ब्यास सतलुज लिंक। तो ये 2 नदियों को आपस में लिंक कर दिया गया ताकि ये पानी वेस्ट ना हो। समझ रहे साहब? अभी इंडिया में प्रोजेक्ट जो चल रहा है, अभी जो मैंने सुना है, अखनूर नाम की एक जगह है बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, वहां से महाराजा हरि सिंह के वक्त में या तुम्हारा प्रताप सिंह के वक्त में वहां से 2 कनाल्स निकली थी। एक समझ लीजिए ईस्ट कनाल, एक वेस्ट कनाल। वेस्ट कनाल की जितनी दूरी नहीं थी, लेकिन जो ईस्ट कनाल जाती थी, ईस्ट तरफ को जाती थी टुवर्ड जम्मू, उसमें चौधरी साहब नाउ दे आर प्लानिंग कि उसको थोड़ा एक्सपैंड करके, उसकी काफी लंबाई तो है और शायद 60-70 किलोमीटर की लंबाई है, उसको आगे जाके रावी के साथ लिंक किया जाए। ठीक है, चिनाब के पानी को लिंकेज करना कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो सारा माउंटेनस एरिया है, इतना माउंटेनस एरिया है कि उसमें टनलिंग और ये सब में टाइम लगेगा। हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि साहब नहीं होगा, लेकिन कॉस्ट इन्वॉल्व एंड, और उस ऊपर से अगर आप लोग ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड करते रहेंगे तो कॉस्ट एस्केलेशन होती रहेगी। ये जो है ना, इस माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा। जी, प्रॉब्लम यही है शकील साहब, नोबडी टीचेस योर पीपल दीज थिंग्स। मैं एक और बात आपसे करना चाह रहा हूं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक थंबनेल देखा यूट्यूब का, जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ जो है वो बात की गई, और क्या लिखा था कि ये खबीस अवैसी मुसलमान नहीं हिंदू है। खबीस का मतलब है इवल या विकेड, यू नो। करेक्ट।
Now, this is So happening not only. This is happening. Sorry for interrupting. This is happening not only with Owaisi, Owaisi, और भी कुछ मुस्लिम लोग हैं. सलमान खुर्शीद के नाम से एक कांग्रेस के, ही इज अगेन बड़े पेडिग्री के आदमी हैं. उनके फादर वालिद या थे काफी लोग जो थे, जो लीडर्स थे. ये खुद भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं. ही इज अ वेरी वेल एजुकेटेड लॉयर. वो भी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशंस, मतलब वन ऑफ द डेलीगेशन जो अभी गए हैं. तो उसने भी यही कुछ कहा है जो ओवैसी साहब ने कहा है. सलमान खुर्शीद ने भी यही कहा है. तो और गुलाम नबी आजाद भी तो कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं. हाँ, गुलाम नबी आजाद अनफॉर्चुनेटली कुवैत जाके बीमार हो गए. उनको मेरा दोस्त जाके उसका इलाज कर रहा है. तो कुवैत में थे वो, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड. बाकी बात तो वही कर रहा है. See, what is coming as a surprise to some of our Pakistani friends is कि ये हिंदुस्तानी मुसलमान तो हमारी भाषा बोलने चाहिए, ये हिंदुस्तान की भाषा कैसे बोल रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग दैट इट वाज देयर कायदे आजम जिसने जिन्हा ने कहा था कि अभी देयर लॉयल्टी शुड बी टुवर्ड्स इंडिया. That's right. आई एम श्योर ये उसने खुद सामने से कहा था जी. अब ये ऊपर ऊपर से कहा था या दिल से कहा था वो भगवान जानता है. जी, ये उन्होंने कहा था 7 अगस्त 1947 को दिल्ली एयरपोर्ट पे, जब वो कराची के लिए आखिरी फ्लाइट ले रहे थे. आखिरी दफा जब उन्होंने फ्लाई किया दिल्ली से कराची के लिए, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि इंडियन मुस्लिम शुड बी लॉयल टू इंडिया बिकॉज नो स्टेट टॉलरेट्स डिसलॉयल सिटीजंस. है ना. तो अब इंडिया ने, देखो मोदी जी ऐसे तो आप बड़ा कन्वीनियंट है जी, बूचर ऑफ गुजरात. सर व्हाट इज द प्रूफ? ये आपकी वो पिज्जा खान जो है वो तो उसका डिसीजन तो नहीं फाइनल होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मोदी जी पे एसआईटी बिठाई थी और उस एसआईटी से वो निकल के आए हैं. नथिंग वाज प्रूवन. ये जो बरखा दत्त थी और ये राजदीप सरदेसाई, दूसरा एक और थर्ड रेट जर्नलिस्ट, जिन्होंने ये बरखा दत्त का आपको मैं बड़ा इंटरेस्ट, आप जो बात कर रहे हैं ना वो उस पर मुझे याद आया. ये मोदी जी ने एक बार अपने शायद किसी डिस्कशन में कही थी, कहते गुजरात में राइट्स चल रहे थे, ये सूरत में थी. देयर इज अ सिटी कॉल्ड सूरत. जी जी. ये सूरत में थी और बोल रही है देखिए मैं फलां जगह पे हूं, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं. कहते मैं मजबूर हो गया इसको फोन करने पे कि तुम चाहती क्या हो. तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी बात सुन के यहाँ पे दंगा ही आ जाए. थोड़ी तो अक्ल इस्तेमाल करो. अगर एटमॉस्फेयर चार्ज्ड है, सर चार्ज्ड है, थोड़ी तो इस्तेमाल करो अक्ल. इंसिडेंटली आई डोंट नो आपको आइडिया है या नहीं है, बरखा दत्त हैज मैरिड एटलीस्ट 2 मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरीज आई थिंक. जी जी, कश्मीरी मुस्लिम थे. एक वन ऑफ हर हस्बैंड्स वाज हसीब द्राबू जो फाइनेंस मिनिस्टर भी था. तो शी हैज मैरिड एटलीस्ट 2. उसके आगे क्या किया उसके उससे ज्यादा भी बड़े लोग या नहीं, आई डोंट नो दैट पार्ट, बट शी हैज मैरिड दिस थिंग. तो उसकी जो ये होती थी ना, एक बार उसने अपनी एक व्हेन शी वाज कवरिंग कश्मीर और ये कहा जी कश्मीरी हिंदू जो थे वो सबसे अमीर लोग थे, ऑल वेल क्वालिफाइड, उनके पास सब जॉब्स थे और सब. फिर जब उसको कन्फ्रंट किया गया, कहती अब मुझे क्या पता, मुझे जो बोला, आई वाज अ कब रिपोर्टर दैट टाइम. नाउ दिस इज हर एडमिशन, आई वाज अ कब रिपोर्टर. टेल मी मैडम, आपके हाथ में माइक्रोफोन आ गया तो आप, यू आर नॉट द वॉइस ऑफ मोजेस. वो चीज रियलाइज नहीं करते लोग. तो ये जो 2-3 लोग थे, यही हाल इसका सुदीप सरदेसाई के साथ मोदी जी ने किया. He is repenting since then. There are people who have now started seeing through his, जो होता है ना वो वेनम, जो अंदर एक जहर भरा होता है, जैसे आपके मुबच्चर लुकमान में वो जहर भरा हुआ है जो निकल आया अपॉर्चुनिटी मिलते ही. तो इसी तरह से ये लोग होते हैं एजेंडाधारी. वी कॉल देम एजेंडाधारी, एजेंडा चलाने वाले लोग होते हैं. अच्छा, पाकिस्तान में तो जो है बरखा दत्त पे आजकल बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है. हाँ जी, होगा. हाँ, क्योंकि अब वो जो है उनकी जो ब्रॉडकास्ट हैं बड़ी पेट्रियाटिक होती हैं और उन्होंने ही टॉम कूपर को शायद सबसे पहले
इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने नहीं, कहा एक दो था लोगों ने कि और किया था, जी एक लोगों ने और जी किया था। टॉम ये जो टॉम कूपर ने जयपुर ये कहा डायलॉग ना था, कि ये जो था इंडिया की क्लियर कट विक्ट्री थी, तो हाँ जी, पाकिस्तानी तो नहीं मानते इस बात को। देखिए देयर इज अ अमेरिकन एक्सपर्ट आल्सो। इंडिया में भी जैसे कुछ थिंक टैंक्स हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जयपुर डायलॉग्स है। जी जयपुर डायलॉग में आज की डेट में वहाँ पे वो जो संजय दीक्षित है उनके साथ, हालांकि संजय दीक्षित इज नॉट इन इंडिया, बट जहाँ से भी हैं वो अभी लिंक्ड रहते हैं। देयर आर कपल ऑफ वेरी सीनियर आर्मी कमांडर्स रिटायर्ड, एंड शकील साहब, उनको सुन के पता लगता है कि नहीं ये लोग जो है ना वो बजने वाले ढोल नहीं है। हम्म, दे हैव मेटल, वो लोग जो बात करते हैं उसमें हम्म, कुछ हकीकत है। तो ऐसे जो है ना, और भी कुछ लोग हैं जो कि एक आदि अचिंत करके बंदा है, हिज हम्म, फादर वाज इन द एयरफोर्स या तो आर्मी, एंड ही आल्सो डज अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट। इन लोगों ने काफी अमेरिकन, मैंने कहीं सुना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ अगर मुझे वो लिंक मिला। इन लोगों ने कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स को इन्होंने ये किया। अच्छा, इंसिडेंटली कल खबर आई थी, आई डोंट नो कहाँ तक सच थी, जो आपने कहा ना कि ट्रूथ इज द हम्म, फर्स्ट कैजुअलिटी, तो वो ये था जी कि जो फ्रेंच रफाल बनाने वाली कंपनी है उन्होंने कहा जी हमें पास, एज पर आवर इंफॉर्मेशन, नॉट अ सिंगल रफाल हैज बीन डाउन्ड। हम्म, तो अभी जिस तरह की आज की डेट में सोशल मीडिया है, जिस तरह की लोगों में अवेयरनेस है, सर जी जम्मू में मेरे इन लॉज जहाँ रहते हैं वहां से 1 किलोमीटर दूर, वहां पे एक ड्रोन ने एक बिल्डिंग में अटैक किया और मतलब डैमेज किया उसको। हम्म, तो विद इन हाफ एन आवर उसकी वीडियोज आ गई। तो आपको लगता है कि ऐसे 6-7 प्लेन्स, 8 प्लेन्स या 10 प्लेन्स कोई गिराए हैं तो उसकी। अच्छा हाँ, एक चीज और बहुत बढ़िया इस बार जो मोदी जी ने की, जो पिछली बार नहीं की थी, पिछली बार जो भी स्ट्राइक्स हुई, चाहे वो उड़ी की स्ट्राइक हुई, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हुई, उसमें इंडियन पायलट्स डिड नॉट यूज कैमरास टू हम्म, रिकॉर्ड व्हाट डैमेज वाज डन, या तो सैटेलाइट से वो इमेजरी नहीं मिली। इस बार तो इमेजरी इतनी मिली है, इमेजरी, आवर टीवी चैनल्स आर फुल ऑफ सच इमेजेस, जो कि इंडिया ने, या तो इवन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एयरफोर्स के और ये सब लोग आए थे तो उन्होंने दिखाए वो इमेजरी। हम्म, तो देव दिस टाइम जो मोदी जी ने एक बार कहीं मजाक में कह दिया, चलो इस बार ये फोटो भी लेके आ गए हैं, पिछली बार तो आप लोग पूछ रहे थे जी सबूत दिखाओ, सबूत हम्म, दिखाओ। इस बार वो सबूत मांगने वाले कहीं नहीं है, क्योंकि इस बार फोटो आ गई है सामने, तो वो सबूत नहीं मांग रहे हैं। हम्म। तो इसलिए समझ लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शायद अभी इतना ओपननेस नहीं है, और बाकी वो जज्बा है, और जज्बे के आगे हम कट मरेंगे, तो फिर ठीक है, गो अहेड। अच्छा, इस तरह की बात जो है ना जी, मुईद पीरजादा ने मेरे ख्याल में की है। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि वो अमेरिका में रहते हैं, तो उन्होंने इस तरह की बात की है कि हमने जो है ना डैमेज जो हुआ, हमने जो अटैक किया इंडियन टारगेट्स पे, उसकी कोई एविडेंस नहीं है। महमद नूरानी ने भी ये बात की, और वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, और शायद हमारे मिसाइल जो थे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे जितने इंडिया के गिरे थे। ही नहीं। एक एक सिरसा में आपका एक बैलिस्टिक मिसाइल जो था वो इट वाज डाउन बाय इंडियन सिस्टम, जो हमारे S-400 ने उसको डाउन किया। उधमपुर का ये बार बार कह रहे थे, उधमपुर में एक वॉच टावर होता है ना, वॉच टावर एयरफील्ड का, उसका वॉच टावर दैट वाज डैमेज्ड, बाकी रनवे पे कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारे तो यहाँ तो ऐसी खबरें आई थी कि 70% इंडिया इज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हैकर्स ने इतना जबरदस्त उस पर अटैक किया। और फिर यह भी खबर थी कि आदमपुर का जो एयर बेस है वो तबाह कर दिया, S-400 तबाह कर दिया। तो इस तरह की बहुत खबरें थी हमारे पास तो। फिर बाद में ऐसी भी खबर आई कि जी पाकिस्तान के एयरफील्ड ने, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट ने तो बॉर्डर ही क्रॉस नहीं किया। जी। और मोदी जी ने ये खबरों का ध्यान रखते हुए ही वेंट टू आदमपुर, हम्म, ये जलंधर के पास है, हम्म, जलंधर होशियारपुर के बीच में आदमपुर जी। पड़ता है। हम्म, तो जलंधर गए, वहां सर आदमपुर गए, और वहां पे S-400 के साथ उनने फोटो वोटो खिंचाई, जो भी वहां पे लोगों से मुलाकात की, दैट वाज हम्म, डेलिबरेट, कि चलो कर लो आप प्रोपेगेंडा कितना करते हो। क्योंकि सर जी आज जब प्रूफ सामने आ रहा है, हम्म,
जब आपके सामने प्रूफ आ रहा है तो आपकी बात कौन यकीन करेगा? और सर जो हमारे जंग अखबार ने यह भी रिपोर्ट किया था कि जिन शख्सियात ने इस ऑपरेशन की प्लानिंग की थी इंडिया में, वो सारी मारी जा चुकी हैं। गॉड ब्लेस, नाम ही जंग है, जी, अखबार का नाम ही जंग है। दैट्स राइट। तो प्लानिंग जो है वो तो राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर लेवल से गई नीचे, उसके बाद जो आर्मी प्लानर्स वो सब थे। तो देख लीजिए, एक चीज जरूर हुई है, पाकिस्तान की एक एयरफील्ड है जो कराची के थोड़ा आगे है, बी से नाम है, उसका नाम भूल गया हूं मैं। वहां पे कुछ F-16 डैमेज हुए हैं, बुराली या ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है, कराची के पास है कहीं। ओके। वहां पे काफी डैमेज हुई है, F-16 की डैमेज हुई है। एक खबर मैंने भी देखी थी कि वो हैंगर पे जाके मिसाइल लगा, जिससे वो प्लेन भी डैमेज हुआ और हैंगर भी। और लोग भी डैमेज हुए हैं, एक स्क्वाड्रन लीडर था कोई, जख्मी उनकी हुए, डेथ हुई है, डेथ हुई जख्मी है। हुए। जी, और भी अच्छा। कुछ लोग जो है वहां पे ऐसा हुआ है। सो व्हाट ओके। आई एम सेइंग इज कि जो आज की डेट में सर जी ये प्रूफ सामने आ जाते हैं, आपके आज की डेट में ये सैटेलाइट प्रूफ सामने आ जाते हैं, तो आप देख लो ना, आपके यहाँ भी एक्सपर्ट बैठे हैं, आई एम श्योर वो लोग भी डिकोड कर पाएंगे। बाकी आपके 70% इलेक्ट्रिक, आप यकीन मानोगे शकील साहब मैं हैदराबाद में हूँ, तो जिस दिन यहाँ वो होना था ना, वो ड्रिल होनी थी, क्या ड्रिल बोलते हैं उसको, जी, मॉक ड्रिल होनी थी। जी, जी। तो मेरा एक फ्रेंड का बेटा है, वो मुझे फोन कर रहा था, अंकल आपकी साइड से कुछ हुआ, कुछ अलार्म सायरन वगैरह बजा? मैं कहा नहीं बेटा, मेरे साइड से तो, हमारे साइड से तो कुछ भी नहीं हुआ। कहते हमारी साइड से भी कुछ नहीं हुआ। मतलब पीपल नॉट इवन बॉदर्ड। और ये तो अभी दिस इज वो से कॉल कर रहे थे लोकल आपको? लोकल हैदराबाद में अच्छा, कह रहा ओके, था। ओके। सी नॉर्थ में, जी। जम्मू में, अमृतसर में, लुधियाना में, वहां पे हुआ, जो मोस्टली पाकिस्तान के एयरप्लेन्स के जद में है, वहां हुआ। लेकिन यहाँ हैदराबाद में तो पता ही नहीं चला कि वो कब थी, वो मॉक ड्रिल कब थी और क्या खत्म हुआ। जी। संजीव जी, हमारे यहाँ एक टर्म बहुत इस्तेमाल होती है और इंडिया से ही उसका आगाज हुआ, वो है गोदी मीडिया। उसके उसके हवाले से फिर पाकिस्तान में भी एक टर्म सुनने को मिलती है, फौजी मीडिया। तो आप कैसे कंपेयर करते हैं दोनों को? देखिए, क्लियर डिमार्केशंस हुई बिफोर 2014। मोस्टली जो मीडिया था वो कांग्रेस पार्टी के गुणगान गाता था, मोस्टली। अगर मुझे वो मिला तो राजदीप सरदेसाई ने जो सोनिया गांधी के साथ इंटरव्यू किया था, मैं आपको भेजूंगा। एंड एज अ जर्नलिस्ट आपको शर्म आएगी वो देखने में कि एक सो कॉल्ड बड़ी पर्सनालिटी है, उनसे क्या सवाल पूछे जाए, आपको साड़ी बांधनी किसने सिखाई, आपको खाना किसने बनाना सिखाया, यार इज दिस यू आर नॉट डूइंग ए। तो ऐसे ही खैर, देयर वाज डेफिनेटली मोदी व्हेन ही केम under a national platform, there was a very large segment of population of journalists जो कि उसके अगेंस्ट थे, जिनको वो बोलते थे कि ये जी लुटियंस मीडिया है। What does Lutyens mean? हाँ, लुटियन वॉज ए जेंटलमैन, ब्रिटिशर, जिसने लुटियंस दिल्ली बनाई, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिल्ली जो कि बड़ा इलिटिस्ट एरिया था। तो ये जी लुटियंस मीडिया है जी, उसमें ये बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, करण थापर और ऐसे ऐसे लोग थे। तो धीरे धीरे लोगों ने, सी नॉट एवरीबडी हैज सोल्ड हिज सोल, हर एक इंसान ने अपनी आत्मा जो है वो बेची नहीं है। लोगों ने देखना शुरू किया, पीपल हु न्यू मोदी सिंस गुजरात, उन लोगों ने भी देखना शुरू किया कि यार ये तो जो उसको बोले जा रहे हैं जी बुचर ऑफ गुजरात, वो तो है नहीं। इसका कोई काम ऐसा नहीं है जहां पे उसने हिंदू मेजॉरिटी की बात की है। इसका कोई काम ऐसा नहीं है जिसने, जहां पे भाई घर अगर सिलेंडर्स दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हिंदू दे रहे हैं, सिखों को दे रहे हैं और मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं। एक काफी मशहूर जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ, शेखर गुप्ता के नाम से, जी, वो भी शायद इंडिया टुडे के साथ है या काफी जी, एनडीटीवी में भी रहे होंगे, जी। प्रीटी सीनियर मैं पर्सन। मैं मिला भी हूँ जी उनसे इस्लामाबाद में। जी, हाँ जी। तो उन्होंने एक दिन 2019 के इलेक्शन के बाद उन्होंने एक प्रोग्राम एक किया कि भाई हुआ क्या, हमारी जो असेसमेंट थी
वो इतनी गलत क्यों हो गई? वी हैड प्रिडिक्टेड कि मोदी हार जाएगा या तो बेयरली जीतेगा, और ये तो पिछली बार से भी ज्यादा की वोटिंग ले आया, सीट्स ले आया। तो उसमें उन्होंने कहा क्या इसका नाम है कि हम लोग मिस कर गए, वी डिड नॉट सी, हमने ये नहीं देखा कि जिस औरत के घर में गैस सिलेंडर मिला है, जिस औरत के घर में वॉशरूम मिला है, जिसको वॉशरूम बनाने के लिए मोदी ने खुद आके वॉशरूम तो नहीं बनाया ना, उसने उनको ही पैसे दिलवाए, लो ये पैसे लो, आप अपना बाथरूम खुद बनाओ, हमारी तरफ से इतना 15,000 रुपए का बाथरूम आप बना सकते हो। तो पैसा किसके पास आया? पैसा तो जिसके नाम का अकाउंट था उसके नाम से आया है ना। इसी तरह से ये जो बैंक अकाउंट्स खोले विदाउट एनी गारंटी, बैंक ने घर घर जाके लोगों के अकाउंट खोले, और गवर्नमेंट ने उसमें क्या कर दिया, पैसा ट्रांसफर कर दिया, आधार कार्ड लिंक कर दिया, आप कहीं से भी कुछ कर सकते हो। तो जो ये फैसिलिटेशंस हुई, जिन लोगों ने इसको देखा उनकी भी आंखें खुली नहीं, यार ये हम लोग कहाँ से हम क्या कर रहे हैं, व्हाई वी आर सो ऑब्वियसली देयर बिकेम टू ग्रुप्स, वन वाज दैट लुटियंस मीडिया जिसको, और दूसरी को उन्होंने गोदी मीडिया करना शुरू कर दिया। मोदी मीडिया डायरेक्टली नहीं बोला, गोदी मीडिया बोल दिया। बट नोबडी आस्क्ड कि भाई सोनिया गांधी की गोद में जो बैठे उनको क्या कहें। आज की डेट में वो सब डिस्क्रेडिट हो गए, मोस्टली डिस्क्रेडिट हो गए। पीपल लाइक बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, दे हैव लॉस्ट देयर वो जो वो मॉरल हाई मॉरल ग्राउंड जो था वो खत्म हो गया है। व्हाट अबाउट रविश कुमार? एब्सोल्युटली रबिश। ये वही गैंग है, जो ये लेफ्टिस्ट गैंग है, जो जिनको सिर्फ बुरा ही दिखता है। मुझे याद नहीं, आपको ध्यान होगा नहीं होगा, 1900 शायद 21 में या 1916 में एक अमेरिकन आई थी, कैथरीन मैंसफील्ड है, कैथरीन कुछ ऐसा नाम से आई थी। उसने एक रिपोर्ट बनाई थी इंडियन सोसाइटी पे, एंड महात्मा गांधी कॉल्ड हर कि ये गटर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है, तुम देखना ही वही चाहते हो। तो वो किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि कोविड के दौरान कि अगर मोदी जी ये कहेंगे कि भाई वॉशरूम यूज करने के बाद हाथ धो लो, तो ये जो हमारे लुटियंस वाले हैं कहेंगे नहीं, क्यों धोएं, हम नहीं धोएंगे। अपोजिंग फॉर सेक ऑफ अपोजिंग। वो जो कन्हैया कुमार था, उसके सब ये उसके फेवर में उसके ही गुणगान गाते थे। एंड देन वो ध्रुव राठी के नाम से एक यूट्यूबर है, जब जर्मनी में जो है, जब ये कन्हैया कुमार हार गया, जमानत हार गया, 4 लाख वोट से हार गया, मैंने वो प्रोग्राम देखा था, मैं देखता हूँ अगर मुझे कहीं मिला उसका लिंक, तो वो ये कहता कि हमने इतना तो नहीं सोचा था। So Modi's coming up has been a shock to several segments of Indian population. See, बहुत well entrenched groups हैं। For example, तमिलनाडु में एक सन टीवी के नाम से ग्रुप है, that is owned by these DMK people। ऐसे ही बाकी भी आंध्र प्रदेश में भी है, ये सब बहुत पावरफुल मैग्नेट्स हैं। They have agendas। और मोदी ने किसी का एजेंडा जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया। He tore them to shreds, जो करना कर, I care least। जब अभी जो लास्ट इलेक्शन 24 के हुए, जिसमें मोदी जी को इतने अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, he lost seats, but he was barely able to manage the government। उसमें भी he did not, लोग ऐसा सोचते थे कि अभी कोलिशन की गवर्नमेंट है तो ये तो डर के, अब तो इसको हमेशा डर लगा रहेगा कि नीतीश कुमार ने ये कर लिया, चंद्रबाबू नायडू ने ये कर लिया। नहीं हुआ, ही इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, ही इज डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू। तो इसलिए काफी लोगों को तकलीफ हुई है, करण थापर जैसे लोगों को तकलीफ हुई है, काफी चीजें उसने काफी तिलिस्म तोड़े हैं। तो राजदीप सरदेसाई काफी तिलिस्म तोड़े। अच्छा, एक और शख्सियत संजीव जी जिसको पाकिस्तान में बहुत एडमायर किया जाता है, वो है अरुंधति रॉय। पाकिस्तान में कंट्राडिक्शन नजर आती है कि अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म करे तो उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आप क्यों कर रहे हो, लेकिन अरुंधति रॉय को पाकिस्तान में बहुत एडमायर किया जाता है।
उनको इस वजह से कंडेम नहीं किया जाता कि वो इंडिया को हर वक्त क्रिटिसाइज करती हैं। अरुंधति रॉय ने एक दफा यह भी कहा था कि पाकिस्तान ने कभी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को सिविलियंस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, जबकि इंडिया ने किया है। फिर उन्होंने शायद उसको रिट्रैक्ट भी किया उस स्टेटमेंट को। तो आप कैसे देखते हैं अरुंधति रॉय को? सर जी, ये भी एक पूरा गैंग था। देयर वाज अनदर वुमन बाय द नेम ऑफ, अभी मुझे याद आएगा, मेधा पाटकर। अपने शायद इतना, ये एनजीओ चलाने वाली गैंग थे। ये एनजीओ गैंग्स है ना, इन्होंने भी बहुत तबाही मचाई। मेधा पाटकर का गुजरात से मोदी जी से बहुत झगड़ा था। सी, मोदी को क्या तकलीफ थी, गुजरात डज नॉट हैव ए मेजर रिवर। एक रिवर है नर्मदा, जो कि साउथ पोर्शन में बहता है। अब गुजरात का लैंड पास्ट लैंड है, पानी नहीं है। ही हैड अ वेरी एम्बिशियस प्लान कि हम नर्मदा पे डैम बनाएंगे और उसका जो पानी है उसको पूरे गुजरात में फैला देंगे, कच्छ भुज तक ले जाएंगे। कच्छ भुज समझ लीजिए ना, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, वहां तक ले जाएंगे। दैट्स व्हाट ही डिड। और उसके रास्ते में मेधा पाटकर ने जितने कांटे बिछाए, वही टैक्टिक जो कि पाकिस्तान इंडिया के साथ करता है जी, इंडस वाटर ट्रीटी में। डिले इज डेडली। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डिले इज डेडली, और डिले इज नॉट द एक्ट ऑफ अ फ्रेंड, डिले इज द एक्ट ऑफ एन एनिमी। मेधा पाटकर ऑल्सो डिड द सेम। कभी महाराष्ट्र के, उसमें क्या था, 3-4 स्टेट्स इन्वॉल्व थे। महाराष्ट्र वॉज इन्वॉल्व, गुजरात वॉज इन्वॉल्व, शायद राजस्थान भी था, और एमपी था, मध्य प्रदेश। तो 4 स्टेट्स इन्वॉल्व थे। अब 4 स्टेट्स में कई बार क्या होता था, अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो एक तो वैसे ही वो हर्डल्स ले आते थे, और फिर सेक्टेरियन, नैरो सेक्टेरियन एजेंडाज होते थे, वो इतना देख नहीं पाते थे। एनीवे, दैट प्रोजेक्ट गॉट कंप्लीटेड, और मोदी जी ने उस एरिया की वो डेवलपमेंट की है। शकील साहब, आई सीरियसली एंड सिंसियरली विश आप कभी देखना, वही एरिया में नर्मदा डैम के पास में जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू बना है सरदार पटेल का, वो वहां खड़ा है। 1960s में ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था। 1960s में ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ था, मतलब कंसीव हुआ था, ऑन ड्राइंग बोर्ड आया था। कंप्लीट कब हुआ? 2015 के आसपास। तो कितना डिले हुआ, कितना डिले हुआ, और उसमें कॉस्ट रन कितना हाई हो गया। तो इट वाज अ पर्सन लाइक मोदी हु हैड द स्ट्रेंथ कि वो मेधा पाटकर के जहर को पचा गया। वही यार अरुंधति रॉय। आज अरुंधति रॉय को कोई पूछता ही नहीं है। मैंने तो उसकी कोई साउंड बाइट रिसेंटली सुनी भी नहीं। इंसिडेंटली, आई डोंट नो अब आपको पता है नहीं पता है, अरुंधति रॉय वाज रिलेटेड टू द ओनर ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा चैनल था, एनडीटीवी। आपने शायद सुना होगा। जी जी जी। एनडीटीवी का जो ओनर था प्रणय रॉय, उसकी वाइफ की वो बहन है। नहीं, सॉरी, बट शी इज रिलेटेड, आई एम नॉट, बट शी इज रिलेटेड टू सम। या दैट्स व्हाट आई हर्ड, यस। तो इनको फिर बैकअप करने वाले, प्रमोट करने वाले, अभी मोदी जी ने 2-3 कुछ स्टेप्स लिए हैं जी। वन ऑफ दोज इज के ये जो एनजीओज हैं जिनके फंड्स आते हैं, उनके फंड्स पे थोड़ा ऑडिट करना शुरू कर दिया है। तो आपके पास पैसा आया तो आपको किस पर्पस के लिए आया, और आपने किस पर्पस पे खर्च किया। आप 80% फंड्स जो हैं दे आर स्पेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। 80%, दैट मीन्स $1,00,000 आया तो $80,000 आपने पार्टी करने में कर दी। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में पार्टियां करना भी होता है, एक दूसरे को गिफ्ट देना है, वो भी होता है। तो मोदी जी ने अभी रिसेंटली कुछ एक पिछले 1 साल भर से, साल 2 साल से उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें ये जो एनजीओज हैं इन पे थोड़ी नकेल कसी है। आपके पास रास्ता खुला है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन तो करो। आप एक्सप्लेन तो करो, आपके पास फंड्स आए तो आपने किया क्या उसका। तो वो चीजें जो है ना, वो
कुछ लोगों को तकलीफ दे रही है। मुझे नहीं लगता है अभी क्या हो गया कि एनडीटीवी बिक गया, पर एनडीटीवी टू देयर बैड लक वाज परचेज्ड बाय गौतम अडानी, जो ये जिसको कहते हैं कि मोदी जी का दोस्त है। तो रवीश कुमार ने तभी वो छोड़ा, ही वाज विद एनडीटीवी, तो कि अब तो जी मेरे को निकाल देंगे तो मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दे भाई, कोई बात नहीं। सो जो ये प्लेटफॉर्म्स मिले हुए थे लोगों को एजेंडा चलाने के, वो प्लेटफॉर्म थोड़े कम हो गए। देयर आर पीपल हु हैव बीन काइंड ऑफ शोन कि उनकी औकात क्या है, वो दिख गई उनकी औकात। तो ये बोलिए। So thank you very much, Sanjeev ji. You have been very generous with your time. Thank you again. थैंक यू सो मच सर। लेकिन मेरा सवाल आपके लिए वही रहेगा जी, कि ये मक्कार हिंदू बनिया जो है ना, ये क्यों आप लोग ज्यादा यूज करते हैं जबकि बनिया 6% है टोटल। जी, चले मैं पूछूंगा जी अपने लोगों से, हाँ, अपने जो लोग जर्नलिस्टों ये, से। हाँ, जी, और मैं पूछूं? जी, अगर किसी तरह से वो जो बेवकूफ लुकमान है हाँ, उस तक ये खबर पहुंचे। जी, सी देयर आर पीपल, जैसे चीमा है, जी, कमर चीमा आपका, जी, आई डोंट टेक हिम सीरियसली। वो एक एंजॉय करने की चीज है, क्योंकि एक तो वो दिन को 15-20 प्रोग्राम करता था, हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद पहुंच जाता था। वही तेरे को इसीलिए बिठाया कि इंडिया मैजिक मोदी जी ने 2 बार छींक मारी, फट प्रोग्राम आ गया। तो कोई सीरियसनेस ऑफ कंटेंट हो। अच्छा, वो बोलता खुद ही था, वन मैन आर्मी। तो आई एम रियली मिसिंग हिम, क्योंकि वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं रहा। तो एनीवे, अच्छा, ये जो लुकमान साहब है, इनको किसी तरह से मेरा मैसेज पहुंच जाए कि भाई तुम्हारा वो जो कमेंट था, दैट वाज अ गटर कमेंट। वो जर्नलिस्ट सही का आई, टर्म नहीं हो सकता, वो गटर कमेंट था। वो जो इट वाज हीरा मंडी का कमेंट है, वो हीरा मंडी का कमेंट है। it was abominable, no doubt. ऐसा कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. थैंक यू।